कर क्या रहे हैं जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। हालांकि है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम ताकत है? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुना। अब आडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी और अंजना ओम कश्यप के बीच में एक मंच पे इकट्ठे ही बहसबाजी होती है, सवाल जवाब होते हैं, तीखे सवाल जवाब होते हैं कि अंजना ओम कश्यप इमरान प्रतापगढ़ी से जो बातें करती हैं कि आप इस मंच तक कैसे पहुंचे, आप एक नेता हैं और एक शायर भी हैं, लेकिन ये दोनों मतभेद यानी एक में कैसे मिल जाती हैं। दोस्तों, इसमें कहीं भी हर एक बात आपके दिल को छू जाएगी कि आज का जो सिस्टम हमें आगे चला जा चुका है, यानी ये सिस्टम का बदलाव है या समाज की एकजुट की एकताएं हैं जो आपको इतना आगे ले जा चुकी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी और अंजना ओम कश्यप के बीच में क्या बातें होती हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आग और पानी आपको एक साथ दिखाई देंगे। ये एक्चुअली फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आग कौन है और पानी कौन है। ये आप पर छोड़ते हैं, अंत में पूछेंगे कि कौन किसे आग मानता है, किसे पानी। लेकिन पहला प्रश्न यही है कि इमरान जी, अगर मैं सही हूं तो आपके पिता चाहते थे आप डॉक्टर बने? हाँ बिल्कुल, वो चाहते थे कि डॉक्टर बनूं, और जब मैं शायरी की राह पर निकला तो उन्हें लगा कि लड़का खराब हो गया। और देखिए, लिटरेचर में इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, शायरी को पेशा चुना, और फिर अब सियासत का हिस्सा बन गए हैं। हाँ। तो मतलब कोई पेशा आप छोड़ेंगे किसी के लिए? कर क्या रहे हैं जीवन में आप? पत्रकारिता की पढ़ाई की, लेकिन छोड़ दिया, पेशा नहीं बनाया उसको। करते तो वो भी अच्छा करते। हालांकि शायरी जब मैं कर रहा था तो सियासत को लेकर के शायरी हमेशा जो है वो एक अलग रुख रखती है और बहुत अच्छा नहीं मानती है। मैं तो जिन शायरों को सुन रहा था, बुद्धसेन शर्मा जी को, वो शेर लिख रहे थे कि दिए बुझाती आंधी को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है, यार सियासत की गलियों में मत जाना, नागन अपने बच्चों को खा जाती है। तो मैं तो ये शेर सुन रहा था, लेकिन फिर लगा कि जब एक ऐसा वक्त आया कि सब कुछ सियासत ही तय कर रही हो, कलम को भी सियासत ही तय कर रही हो कि कितना लिखना है, कितना बोलना है, जब पत्रकारों के नाम एक साथ जो है वो फ्रेम करके दुनिया के सामने रखे जा रहे हो कि कवर करने वाले लोगों के नाम ये हैं, उनका भी जात, उनकी भी मजहब तय किया जा रहा हो, तो मुझे लगा कि नहीं, अब चलते हैं सियासत की दुनिया में, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ठीक ही कर रहा हूँ यहाँ भी। तो अब शायर कितना बचा है और कितना सियासतदां हो गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? पूरा पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायर और सियासतदां कितना हो जाएं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे अंदर का इंसान कितना बचा हुआ है, मैं उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और संवेदना के स्तर पर मुझे लगता है कि मैं कभी तन्हाई में बैठता हूँ तो खुद से आंख मिलाता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, अभी उतना ख़राब नहीं हुआ हूँ, और कोशिश करूँगा कि कभी उतना ख़राब ना हूँ, ये आवाम से भी वादा करता हूँ। जब तक शायर आईना में देखने के लायक रहे तब तक वो रहता है शायर, इसलिए आपके अंदर शायर तो जिंदा है। शायर समाज का आईना होता है। 33 रैलियां आपने की है महाराष्ट्र में? हाँ, 33 महाराष्ट्र में। 33 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, रोड शो किए, झारखंड में 11 रैलियां की। झारखंड 13? झारखंड 11 जी। और जाके बोलते कैसे, कनेक्ट कैसे करते हैं लोगों से? मतलब एक शायर वहां खड़ा होता है या पॉलिटिशियन खड़ा होता है, कनेक्ट करना जनता से, ये हुनर क्या है? मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। लोग मुझे सुनने आते हैं, देखने नहीं। फिल्म स्टार्स आते हैं किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में तो लोग उनको देखने आते हैं, उनके डायलॉग सुनना है उनको। मेरे साथ यह है कि जो आवाम आती है मुझे सुनने, वो लाई हुई भीड़ नहीं होती, आई हुई भीड़ होती है, तो मुझे कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैं उससे बात करता हूं और उसके मुद्दों पर बात करता हूं, शायरी के लहजे में बात करता हूं, तो उसे अच्छा लगता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती कनेक्ट करने में, मुझे अच्छा लगता है। लहजा क्या होता है वो? शायराना। जैसे आप इनसे कनेक्ट करके दिखाइए, ये जो ऑडियंस है, कितने युवा हैं यहाँ पर जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और कितने लोग हैं जो शायर बनना चाहते हैं? बहुत कम। ये हाथ बढ़ने चाहिए, इस सेशन के अंत तक ये हाथ बढ़ने चाहिए। हाँ, बहुत कम तादाद है। इनसे कनेक्ट करने के लिए मुझे लगता है मुझे कुछ शायरी सुनाना चाहिए। मैं शायरी सुनाता हूँ। इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा,
पहला नाम हमारा होगा, इनकलाब होगा, पहला नाम हमारा होगा। धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, धरती के आंसू निकलेंगे, और समंदर खारा होगा, और समंदर खारा होगा। और आप आग और पानी का जिक्र कर रही थी तो इनके नाम एक शेर के दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, दर्पण कितना प्यारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा, जिसमें अक्स तुम्हारा होगा। और इस दौर की जो सच्चाई है कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और सियासत में होकर भी हुक्मरानों के नाम ये शेर कि जब तारीख लिखी जाएगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी, कैसा हश्र तुम्हारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। क्या बात है। शुक्रिया। अब हमें समझ में आ गया कि चाहे आप आग हैं या पानी हैं, आप पानी आग से कनेक्ट कैसे बना लेते हैं। शब्द आपकी जादूगरी की तरह हैं और आपने हमेशा इसका इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने आपकी बहुत शायरी पढ़ी, मुझे कई बार लगा कि इमरान के अंदर इतना दर्द क्यों है। इमरान के शब्दों में, उनकी लाइनों में दर्द बहुत झलकता है, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था, समाज की घटनाएं मुझ पर प्रभाव डाल रही थी, उस समय सिस्टम एक अलग तरीके से व्यवहार कर रहा था। और खासतौर से मैं जिस समाज से आता हूं, उस समाज के दर्द को ज्यादा जल्दी महसूस करता हूं क्योंकि मैं उसके बीच में रहता हूं। मैंने उस भेदभाव को, उस सिस्टम के जुल्म सितम को करीब से देखा है। और शायर हूं तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो है दिल में। कोशिश करता हूं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं, काट देते हैं सदा हाथ हमारे जालिम, और हम फिर उन कटे हाथों को अलम करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे थे कि उस दर्द को महसूस करें, और मीडिया जब उस दर्द को, उस जुल्म सितम को अपना हिस्सा नहीं बना रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल उस जुल्म सितम का को गाने के लिए करूं। और मुझे लगता है कि मैं कामयाब रहा बहुत हद तक, और मैंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों का मातम मनाता रहा, ये समझ करके जालिम पिघल जाएगा, मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा। तो मैं मातम मनाता था, लोग उसको सुनते थे, पसंद करते थे। क्या बात है। मैं जुल्म पर मातम मना रहा था, लोग सुनते गए, उसको पसंद कर। ये जुल्म हो किस पर रहा है? समाज में हाशिए पर मौजूद हर इंसान पर, वो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, और सिस्टम कर रहा है, इसमें कोई दौरा नहीं, आज भी कर रहा है। और उससे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कलमकारों की। कलमकार जो है वो सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। हमारी जिम्मेदारी है कि जब मैं शायर बन के बोलूं तो फिर हाकिम से आंख मिला के बात करनी है, वो कोई भी हो, वो हमारा अपना हाकिम क्यों ना हो, तब मैं उससे भी आंख मिला करके बात करके बोलूंगा। जब मैं 2010, 2011, 2012, 14 में शेर लिख रहा था, नज़में लिख रहा था, जो नज़्म मेरे इंट्रोडक्शन में उन्होंने सुनाई कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, वो मैंने 2011 में लिखी थी। मैंने मदरसे की नज़्म 2012 में लिखी। उसके बाद हालात जैसे जैसे बदलते गए, मैंने कोशिश की कि मैं अपने कलम के साथ इंसाफ करता रहूं। सिस्टम जुल्म करता है, इन दिनों थोड़ा बढ़ गया है, आप लोगों ने दिखाना कम कर दिया है, तो हमें और जोर से बावाज़े बुलंद बोलना पड़ता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है, तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को, खुद एक शायर को, एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम ताकत है? पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं, तो आज तक की गुलाम थोड़े ही है। मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं,
हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन यह हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं, तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है, और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे, तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं, तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की मैंने वो वहां पे की। मैं वहां पर हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया, मैं वहां एक युवा बन के गया हूं, और मैं लगातार जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। एक पुरानी आपकी शायरी है जो लोग बहुत वायरल कर रहे हैं, उसकी 2 लाइनें आपको सुनाकर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ा पुराना सवाल है और बड़ी पुरानी कविता है ये। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, फ्री स्टाइल, मतलब गांव से आया था। वो शाहिद का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया पढ़ने के लिए, किसी धन्ना सेठ की औलाद नहीं था, राजनीतिक परिवार नहीं था, खानदान में कोई शायर नहीं था, तो मुझे तो मंच चाहिए थे। जो भी मंच मिलता था उस पर चढ़ता था, अपनी प्रतिभा दिखाता था, पेमेंट लेता था, घर जाता था। एक वक्त आने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी वैचारिकी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपको किन मुद्दों पर लड़ना है। अच्छा, कवि सम्मेलन और मंचों के एक उसूल हैं, आप मंच समझती हैं। यहां आने पे आपने 2-4 जुमले बोले, उसके बाद लोग कनेक्ट हुए ना, वरना लोग तो संगीत के असर में थे। तो हम जब मंच पे आते थे तो लोग मुख्य अतिथि के असर में हैं, तो हमने मुख्य अतिथि के लिए 4 पंक्तियां सुनाई, उसके बाद फिर वो सुनाया जो हमें सुनाना था। अच्छा, ये वही था। तो समा बांधते थे आप? हाँ, इसको समा बांधना ही कह सकते हैं। भीड़ को अपने से जोड़ने के लिए आपको चला वो तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। तो हमारी आंख में तो जादू नहीं है, लेकिन जबान में जादू जगाने के लिए ये सारे तिकड़म अपनाने पड़ते थे। क्या बात है, आपने खुद ही कह दिया तिकड़म अपनाने पड़ते थे। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। क्या बात है। तो अब मुझे लगता है कि यही लोग जो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं अब कुछ सुनना चाहते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं एकदम इमरान प्रतापगढ़ी अनसेंसर्ड? और भूल जाइए कि नेता हैं, भूल जाइए कि किस दरबार पे जाकर, मतलब किस पार्टी के साथ जाकर आपको काम करना पड़ता है। देखिए 1956 में, हाँ 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे यूएस के जॉन एफ कैनेडी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्रों से बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हर राजनेता को शायरी और कविता आने लगे, पोएट्री आने लगे, और हर राजनेता पोएट्री और शायरी करने लगे, तो ये दुनिया जिंदगी जीने के लिए और खूबसूरत हो सकती है। कितनों को सिखाया ये बताइए। असल बात ये है, राहुल जी को भी सिखा रहे, नहीं सिखा रहे? सबसे पहले तो मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, और पिछले 2 साल की पार्लियामेंट की तमाम जो स्पीचेस हैं उठा के देखिए, आपको लगेगा कि सारे लोग शायरी सुना रहे हैं। खरगे साहब शायरी सुना रहे हैं, धनखड़ साहब शायरी सुना रहे हैं। एक दिन तो धनखड़ साहब ने, यानी चेयरमैन साहब ने राज्यसभा के, फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पे टैक्स लग सकता है क्या? वो वीडियो उठा करके देखिएगा। तो आप कोई भी शेर सुनाता जिसको मैंने शेर ना भी लिख के दिया हो, तो चेयरमैन साहब को ये लगता है कि मैंने ही लिख के दिया होगा। तो एक शायराना सा माहौल बना है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, एक अच्छा माहौल बन रहा है। और ऐसा माहौल मुझे लगता है कि मोदी जी भी शायरी सुनाते हैं कभी कभी, सुषमा स्वराज जी थी तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अच्छे अशार सुनाते थे, हाँ लालू जी थे तो बहुत शानदार माहौल रहता था सदन का, आडवाणी जी ने भी कभी कभी शायरी सुनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुनाएं। अब आडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। हम उनकी क्रेडिट नहीं ले रहे। हाँ, मैं आपका हुक्म है। मैं सुन नहीं पाए बेजुबानी को,
आप समझे नहीं कहानी को, सुन नहीं पाए बेजुबानी को, आप समझे नहीं कहानी को। ये जो आतिश परस्त फिरका है, आप आग और पानी की बात कर रही थी, ये जो आतिश परस्त फिरका है, बद्दुआ दे रहा है पानी को। आप समझे नहीं कहानी को और ढूंढ लेती है। मैं दुबई के एक मुशायरे में था, तो वहाँ सारे आसपास पूरी एशिया के लोग सुनने आते हैं, उसमें पड़ोसी मुल्क के भी कुछ सामने बैठे हुए थे। तो मैंने कहा भाई सरहद के इस पार का इमरान हो या सरहद के उस पार का, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपको सच्चा लगेगा कि ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, ढूंढ लेती है हथकड़ी एक दिन, खेल समझो ना हक बयानी को। आप समझे नहीं कहानी को। और मेरी नई नस्लों आपके नाम ये शेर कि आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं, आप चुपचाप जुल्म सहते हैं। क्या हुआ आपकी जवानी को, क्या हुआ आपकी जवानी को, बद्दुआ दे रहा है पानी को। जी क्या बात है, तालियां बजाइए भाई, जबरदस्त। मतलब मुझे लगता है कि हर कोई एक उम्र में, और आपने युवाओं को खास तौर पर कहा, तो सबके अंदर बहुत आग जलती है, बहुत जोश रहता है, धीरे धीरे लेकिन वो समझता है कि व्यावहारिक तरीका क्या है जीने का। हर किसी को अपना अपना मिला हुआ है हक। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, कई बार आपके पीछे भी पड़ते हैं, मतलब एक अलग ब्लड हंटिंग वहाँ होती है। क्या एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें हर तरह की विचारधारा का सम्मान हो? मैं मानती हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए अब आते हैं क्योंकि उनको ब्लड हंटिंग किसी की करनी होती है। मतलब हम कहते हैं कि सड़क पे लिंचिंग ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की लिंचिंग होती है लोगों की, और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से। बीच का रास्ता क्या हो सकता है एक शायर की देखिए, नज़र सबसे पहली बात तो मैं अपनी नई नस्लों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया भर है, बहस का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां बहस मत करिए। आपको ट्वीट करना है, आपको फेसबुक पे कुछ लिखना है, इंस्टा पे कुछ लिखना है, लिख दीजिए, डाल दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए, उस पर रिप्लाई करने मत जाइए। कमेंट पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश मत करिए, और पढ़िए भी तो किसी को रिप्लाई मत करिए। आप रिप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि सामने वाला आपसे सहमत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी उसका तो काम है ना, वो एक पूरी पेड टीम बैठी है। तो ऐसे में उससे बहस मत करिए, लड़िए मत, अपनी बात रख दीजिए, तो शायद बचे रहेंगे। वरना हम सबको झेलना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग तो ऐसी दुनिया से आए हैं गांव में कि अगर आपके खिलाफ आपके अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं उस पर जो कमेंट आते हैं, उसको अगर मतलब माँ और पिताजी पढ़ लें तो शायद आपका सोशल मीडिया छुड़वा दें कि बंद करो ये सब, ये क्या तमाशा है। लेकिन आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे है, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। कभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इससे जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी।
आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। बाकियों का भड़ास यहाँ मत हम निकालिए। यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब आए हैं। बिल्कुल हमारे हम मेहमान हैं आप। हमने कितने खास बुलाया सांचों में आपको। ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है। और मैं आने और बुलाने के इस बहस में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि नेता देखिए, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद, मैं बात पूरी कर लूं उसके बाद। देखिए मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। सिफारिश पर मैं भी एक कविता सुनाऊंगा। मैं आपके लिए आप सुनिए, नहीं, मैं आपकी मैं कविता उस बाद में माटी का सुनूंगा। वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। वाह, याद रखिएगा, तो कविता पूरी हो सिफारिशों वाले और गई। अब होंगे। मैं बात जो कह रहा था कि यहाँ बुलाने और आने का सवाल नहीं है। नेता और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं। बिना हमारे आपका भी वजूद नहीं है और बिना आपके हमारा भी वजूद नहीं है। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को उसी रूप में कबूल करें, हम आपस में लड़े नहीं। तो हमें बुलाया गया तब हम आए। फिलहाल बिल्कुल, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, सिर आंखों पर आपकी कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन नो डाउट आज तक बहुत पर वैसे शानदार भी कर रहा है और ये कल तक बहुत शानदार करता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यही तो है कि आग भी जब प्रशंसा करने लगे या पानी, whatever you नहीं choose। मैं प्रशंसा करूंगा, पर आग और पानी के बीच में मैं समझौता होना भी मैं नहीं आपकी चाहिए। पत्रकारिता की प्रशंसा करता हूं, इसमें बहुत कोई दो बहुत राय नहीं। आप अच्छी पत्रकारिता करती हैं और हम सब युवा हुए हैं आपको देख देख करके, आपको सुन सुन करके। तो दोस्तों, जैसे आपने की इमरान प्रतापगढ़ी और अंजना ओम कश्यप के बीच में झोल झाल और सारी बातें सुनी कि कैसे इमरान प्रतापगढ़ी शायरों से अपने ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं और सारे सवाल जवाब का सही जवाब देते हैं। लेकिन आपका क्या राय है, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।